नमस्ते हिमाचल, आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ में हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब रुख करेंगे अहम खबरों का और सबसे पहले बात करेंगे बेहद अहम खबर की। मनोहर लाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और शिमला में इसको लेकर आज विश्व हिंदू परिषद विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है। डीसी के जरिए राज्यपाल को आज ज्ञापन सौंपा जाएगा। वहीं फास्ट ट्रैक कोर्ट से मामले की सुनवाई करवाने की मांग भी रखी जाएगी। मुख्य आरोपी को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। आरोपी की पत्नी और भतीजे को भी न्यायिक हिरासत में रखा गया है। चंबा के सलूनी में मनोहर लाल की बर्बरता के साथ हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद लगातार सभी जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन कर रहा है और आज राजधानी शिमला में विरोध प्रदर्शन होगा। फास्ट ट्रैक कोर्ट से इस पूरे मामले की जांच कराने की कार्रवाई कराने की मांग की जा रही है। वहीं इसी के साथ हर जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आपको याद होगा 6 जून को मनोहर लाल चंबा के सलूनी में लापता हुआ था। 9 जून को उसका कटा हुआ शव बोरे में नाले के नीचे दबा हुआ बरामद किया गया था, जिसके बाद से ही लगातार तनाव का माहौल है। सलूनी में अभी भी धारा 144 लागू है। तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद लगातार इस पूरे मामले पर मुखर नजर आ रहा है और आज राजधानी शिमला में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। रुख करेंगे राजेंद्र का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, क्या कुछ तमाम अपडेट्स इस पूरे मामले को लेकर मिल पाए हैं? कितने बजे ये विरोध प्रदर्शन शुरू होगा? फिर ज्ञापन भी सौंपा जाना है, क्या अतिरिक्त जानकारियां हैं राजेंद्र? जैस्मिन, बिल्कुल जैसे ही संगनी पंचायत में ये पूरा मामला सामने आया है उसके बाद से पूरे प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण है। जो स्पेसिफिक एरिया है वहाँ पर धारा 144 लगाई गई है। अब कोर्ट की तरफ से आरोपियों को कुछ दिन पुलिस रिमांड में रखने के बाद अब 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है तीनों आरोपियों को। और लगातार पूछताछ का क्रम आरोपियों से जारी है। जो अब पूछताछ आरोपियों से की गई है उस आधार पर पुलिस अब एविडेंस कलेक्ट करने की कोशिश कर रही है और फिर ताकि जल्दी से जल्दी पूरे मामले में चार्जशीट पेश की जा सके और पुलिस की तरफ से अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके ऊपर रुख साफ किया जा सके कि क्या कुछ है और प्रदेश की जनता के सामने में भी पूरी तस्वीर इस मामले की आ जाएगी जैसे ही चार्जशीट पेश होगी। और उसके बाद से ही फिर चाहे अलग अलग संगठनों की बात हो, क्षेत्रीय जो एक मंच बना था सुलूनी संघर्ष समिति करके बनाया गया था, वहाँ पर स्थानीय लोगों की बात हो या फिर विश्व हिंदू परिषद लगातार उस दिन से उग्र हैं और अब ये चेतावनी उन्होंने दी थी कि वो 19 और 20 तारीख को पूरे जिला मुख्यालयों में पूरे प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे। तो कुछ एक जिला मुख्यालयों में कल प्रदर्शन किए गए और उसके बाद डीसी को संबंधित डीसी को ज्ञापन दिया गया और ज्ञापन के माध्यम से मांग की जा रही है कि ऐसा ना हो। ये अंदेशा विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जताया जा रहा है कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, लिंगर ऑन पूरा मामला होता जाएगा और लोगों का ध्यान इस पूरे मामले से हटता जाएगा, ऐसे में आरोपियों के बचने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। तो विश्व हिंदू परिषद चाहता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये पूरा मामला चले और जल्दी से इसकी सुनवाई हो ताकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी समय के अंदर पूरी हो सके और जल्द से जल्द आरोपियों को सजा तक पहुंचाया जा सके, सजा दिलाई जा सके। इसी मांग को लेकर आज शिमला में भी विरोध प्रदर्शन है। इसके अलावा कुछ एक जिलों में भी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से विरोध प्रदर्शन है और न्याय अपना काम दूसरी तरफ कर ही रहा है, पुलिस अपनी काम कर रही है। 12 दिन की पुलिस रिमांड, 12 दिन की न्यायिक हिरासत इन तीनों आरोपियों को दे दी गई है। अब इसके अलावा अब देखना होगा कि आगे पुलिस का क्या रुख रहता है, कितने जल्दी पुलिस पूरे मामले में कोर्ट में चार्जशीट पेश करती है। और अगर क्षेत्र की बात करें तो स्थिति जरूर कंट्रोल में है। अब चिंताएं इतनी नहीं है क्योंकि अब धीरे धीरे जीवन सामान्य वहां पर हो रहा है। धारा 144 हालांकि अभी भी है, जो पुलिस की डिप्लॉयमेंट है बड़ी संख्या में वो अभी भी वही आसपास के क्षेत्रों में और संबंधित चौकियों में है। तो ऐसे में नजर पूरी तरफ से पुलिस की तरफ से बनाई गई है, सतर्कता प्रशासन की तरफ से बरती जा रही है, लेकिन स्थानीय लोग और कुछ एक संगठन हम कह सकते हैं उनकी तरफ से लगातार विरोध प्रदर्शन है। और आए दिन हम देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे जैसे पिछले 2 दिनों से विश्व हिंदू परिषद के पूरे प्रदेश में कार्यक्रम है, इसके बाद भाजपा की तरफ से कुछ रणनीति बनाई जा सकती है या फिर स्थानीय लोग जो इस पूरे आंदोलन में इन्वॉल्व थे वहां के स्थानीय लोग, उनकी तरफ से पूरे मामले की जांच जारी है। बहुत जल्द चार्जशीट इस पूरे मामले को लेकर पेश होने वाली है। वहीं विश्व हिंदू परिषद भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है, तो बीजेपी भी इस पूरे मसले को भुनाने से बाज नहीं आ रही है। राजेंद्र, नजर आप बना के रखें। बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट्स के लिए।
वहीं मनोहर लाल हत्याकांड को लेकर बिलासपुर में सोमवार को वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शहीद स्मारक से लेकर डीसी ऑफिस तक विरोध रैली निकाली गई और फिर डीसी को ज्ञापन देकर मामले की एनआईए जांच की मांग की गई। चंबा में जो निर्मम हत्याकांड हो रखा है, हिंदू समाज के एक युवक का 8 टुकड़ों के अंदर भाग किया गया है, उसको लेकर 2 मांगों को लेकर प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन राज्यपाल महोदय को भेजा गया है, जिसमें 2 मांगों के अंदर एक मांग कि इसकी जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से डे टू डे हियरिंग के अनुसार हो, ताकि जल्द से जल्द और शीघ्र अतिशीघ्र जिन्होंने दुष्कृत्य किया है वो दुष्कृत्य के लिए उन्हें फांसी का प्रावधान हो सके। दूसरा, ऐसी सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है कि 2000 नोट जब बंद हो रहे हैं तो उक्त परिवार के द्वारा 97 लाख के नोटों को तब्दील करवाया गया। एक एनआईए राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के माध्यम से इस सारे विषय की जांच हो। ये विश्व हिंदू परिषद राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भेजकर ये यहाँ पर हम ये पूरे प्रदेश से जन आक्रोश के नाते हिंदू समाज का जो प्रदर्शन है वो आज इस माध्यम से प्रेषित किया। बीजेपी ने मनोहर हत्या मामले में कांग्रेस और सुखू सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कहा कि हत्याकांड के 13 दिन बीत जाने के बाद भी न तो गांधी परिवार ने इस पर अपनी संवेदना व्यक्त की और न ही प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या किसी मंत्री विधायक ने मनोहर के परिजनों से मिलना उचित समझा। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अपने 3% वोट बैंक को बचाने के लिए कोशिश में लगी है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 सप्ताह से आप सबकी चर्चा में है चंबा का हत्याकांड। भारतीय जनता पार्टी हमेशा मानवीय मूल्य आधारित राजनीति पर विश्वास रखती है, तो प्रदेश की कांग्रेस सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को दर्द हो जाता है। जयराम जी को जब महसूस हुआ किस प्रकार की यह हिमाचल प्रदेश की पहली घटना है और उनकी जिम्मेदारी उन्होंने महसूस किया कि विपक्ष के नेता के रूप में और साथ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान राजीव बिंदल जी ने संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया कि हम प्रभावित परिवार के घर में जाकर संवेदना व्यक्त करेंगे और उनसे उस घटना की जानकारी प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ेंगे और शिमला से बड़ी खबर, जहां कर्मचारी चयन आयोग का एक और पेपर लीक का मामला सामने आया है। लाइनमैन का पेपर लीक हुआ था। विजिलेंस ने इसको लेकर मामला भी दर्ज कर लिया है और धारा 409, 420 और 120B और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। शुरुआती जांच में पेपर लीक में 5 लोगों की भूमिका सामने आई है। तो एक बार फिर कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर सवालों के कटघरे में है। जिस तरीके से लाइनमैन का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है, विजिलेंस ने कई धाराओं में 409, 420, 120B और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत यह मामला दर्ज किया है। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर एक बार फिर से सवालिया निशान इस पर उठ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, इससे पहले भी इसी तरीके से पेपर लीक के मामले सामने आए थे जिस पर खूब बवाल मचा था और एक बार फिर से लाइनमैन का ये जो पेपर लीक हुआ है इसके बाद से 5 लोगों की संदिग्ध भूमिका इसमें सामने आई है और विजिलेंस ने इसको लेकर मामला दर्ज भी कर लिया है। राजेंद्र हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग एक बार फिर से सवालों के कटघरे में है। एक के बाद एक पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं और कई सवाल अपने आप इसके साथ खड़े हो रहे हैं। इस पूरे मामले पर क्या ताजा अपडेट्स मिल पाए हैं राजेंद्र? बिल्कुल जैस्मिन, और अब तक की हम बात करें कर्मचारी चयन आयोग की तो 11 पेपर लीक हुए अभी तक, जिनके ऊपर 10 एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। तो 11 पेपर ऐसे लीक हो चुके हैं और बहुत बड़ा रैकेट हिमाचल प्रदेश में पहली बार ये सामने आया है। इतने बड़े स्तर पर पेपर लीक की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी चयन आयोग से हो रही हैं और ज़रूर बहुत चिंताजनक विषय भी है हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत कम देखी जा सकती हैं। और अब ये बिजली बोर्ड के जो लाइनमैन हैं उनका
पेपर ये लीक हुआ है। मई 2022 में इसकी पूरी प्रोसेस शुरू हुई थी और नवंबर 30 तक की इसकी पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी, डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन हो गई थी। कुछ सूचना जो SIT गठित की है विजिलेंस की, उसको ये सूचना मिली थी जो पहले के पेपर लीक मामलों को देख रही थी कि लाइनमैन का पेपर भी लीक हुआ है, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन SIT ने शुरू की और उसके बाद फिर पाया गया कि वही लोग, अब चाहे वो कर्मचारी चयन आयोग के सेक्रेटरी हैं या सीनियर असिस्टेंट है, अब या वहाँ पे क्लरिकल स्टाफ में नियुक्त लोग हैं, और जो पड़ोसी सीनियर असिस्टेंट उमा आज़ाद के हैं वो 2 लोग, और यही लोग दोबारा से घेरे में आते हैं, पेपर लीक के इस पूरे रडार में आते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन आती है तो फिर इन्हीं का नाम आता है। हालांकि जो उमा आज़ाद के 2 पड़ोसी हैं उनको पिछले कुछ मामलों में हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद वो जमानत पर यहाँ है, लेकिन अब ये उम्मीद लगा रही है कि आज दोबारा से SIT इनको दोबारा से हिरासत में ला सकती है और इस पर्टिकुलर मामले में भी पूछताछ कर सकती है। तो ऐसे में आरोपियों के ऊपर शिकंजा जरूर कसा जा रहा है, लेकिन एक चिंताजनक बात अब पूरे प्रदेश के लिए भी है कि इसके कैसे एक के बाद एक धड़ाधड़ 11 पोस्ट कोड अभी तक हैं ऐसे जिनके पेपर लीक हो चुके हैं। अब बड़ा रैकेट ये अब सामने आ रहा है, और कब तक पिछले कितने पेपर ऐसे और निकलेंगे जो पेपर लीक हो चुके हैं, जिनमें अभ्यर्थी पैसे देकर पेपर खरीद कर पेपर पास कर चुके हैं। तो बड़ा संकट अब ये प्रदेश सरकार के समक्ष भी है कि क्या कैसे कैंडिडेट्स को पकड़ पाएंगे, और क्या सभी कैंडिडेट्स को पकड़ पाएंगे जो पेपर लीक करने के बाद परीक्षाएं पास करने के बाद नौकरी ले चुके हैं, उनका आप क्या करेंगे, या फिर क्या इन सभी परीक्षाओं को रद्द कर देंगे, क्या इस विषय पर कहेंगे। ये बड़ी संकट प्रदेश सरकार के समक्ष है। ये बड़ा सवाल है, जिस तरीके से पेपर यहाँ पर एक के बाद एक धड़ाधड़ लीक हो रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं सवाल तो जो खड़े हो रहे हैं वो तो है ही, लेकिन आगे प्रदेश के भविष्य के साथ जिस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है, बिना पेपर दिए ही आप लाइनमैन बन गए, बिना पेपर दिए ही आप टीचर बन गए, बिना पेपर दिए ही आप तमाम पोस्टों पर बैठ गए, तो प्रदेश का भविष्य क्या होगा, ये अपने आप में चिंताजनक भी है और बहुत बड़ा सवाल भी है। बिल्कुल जैस्मिन, पेपर इन सब लोगों ने दिए थे, लेकिन पेपर पहले खरीद लिए गए, उसके बाद तैयारी करके पेपर दिए गए, और फिर एग्जाम्स में टॉप पर करके ये लोग अलग अलग पोस्टों पर बैठ गए, इनकी भर्तियां हो गई और सेलेक्ट ये लोग हो गए। तो ऐसे में जो कैंडिडेट्स साल भर तैयारी करते हैं वो फिर मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाते हैं जब कोई पेपर खरीद के पूरी तैयारी के साथ एग्ज़ाम में जाता है और उसके बाद एग्ज़ाम पास करके जॉब पर लग जाता है। अब संकट सरकार के सामने 2 तरफ के हो गए हैं, एक जो पहले के पेपर लीक हैं और जो लोग रोजगार ले चुके हैं उनका सरकार कैसे उनको सबको इन्वेस्टिगेट करेगी, क्या उन सबको पकड़ पाएंगे या नहीं, क्या फिर उन एग्जाम्स को रद्द किया जाएगा, क्या उन लोगों को निकाला जाएगा, और कितने अभ्यर्थी अभी तक हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। सबसे बड़ा सवाल जैस्मिन यहाँ पर यही है कि ऐसे कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पेपर खरीद के पेपर पास किए हैं और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, ऐसे कितने लोग नामजद हैं। अभी तक ये इन्वेस्टिगेशन में खुलासा पूरी तरह से नहीं हो पाया है। ये ज़रूर बार बार उन लोगों का नाम आ रहा है, चाहे सेक्रेटरी है, चाहे सीनियर असिस्टेंट है, चाहे क्लरिकल स्टाफ है, चाहे ड्राइवर और प्यून जो इन्वॉल्व हैं इस पूरी प्रोसेस में है, चाहे फिर उमा आज़ाद के नज़दीकी हैं, इन लोगों का नाम ज़रूर आ रहा है। लेकिन कितने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पेपर खरीद के पेपर पास किए हैं और वो नौकरी पे लगे हैं या फिर एग्ज़ाम पास करने के बाद वेट कर रहे हैं, कॉल लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं, ऐसे कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है, ये बड़ी बात है। और इन ऐसे लोग जिन्होंने जॉब ज्वाइन कर लिया है उनका सरकार क्या करेगी, उन एग्जाम्स का सरकार क्या करेगी, और अब आगे आने वाले, क्योंकि पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से साफ कह दिया गया है जो लिमिटेड स्टाफ उनके पास है उसके तहत वो इतने ही एग्जाम एक साल में करवा सकते हैं, क्योंकि एक स्टैंडर्ड पब्लिक सर्विस कमीशन का है कि वो एक साल में इतने ही एग्जाम करवा सकते हैं। तो जो स्टाफ उपलब्ध है उसकी कैपेसिटी के अनुसार वो कुछ ही एग्जाम करवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो क्लास 3 के एग्जाम है उनका सरकार क्या करेगी, इस विषय पर अभी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि लगभग 6 महीने का समय बीत चुका है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भंग किए हुए। तो ऐसे में अब ये भी बड़ा संकट सरकार के समक्ष खड़ा हो गया है, क्योंकि अगर भर्तियां नहीं होंगी तो बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश में साफ नजर आ रहा है कि ये जो पूरा मामला है, ये जो आप और हम चर्चा कर रहे हैं, इससे कहीं ज्यादा ऊपर स्तर का है, और इस मामले पर किस तरीके से सरकार का रुख रहेगा, किस ये जो डैमेज यहां पर हुआ इस डैमेज को किस तरीके से सरकार कंट्रोल करेगी, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती सरकार के सामने है। और क्या रिएक्शंस आएंगे, राजेंद्र, इसको लेकर आप नजर बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। और आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी पूरी हो चुकी है। सिरमौर में इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। राज्य स्तरीय ये कार्यक्रम होगा। आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होंगे, लेकिन मुख्य तौर पर सिरमौर में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। शिमला ITI भवन में जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम मनाया जाएगा। आपको बता दें कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और इसी के मद्देनजर सिरमौर में ये भव्य तरीके से मनाया जाएगा। हालांकि प्रदेश के हर जिले में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होंगे, लेकिन सिरमौर में मुख्य तौर पर जहां आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे, वहां पर बड़े पैमाने पर बड़ी धूमधाम से ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में कार्यक्रम होंगे। शिमला के ITI भवन में जिला स्तरीय योग दिवस कार्यक्रम रखा गया है। 21 जून को भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में ये योग दिवस मनाया जाएगा और हिमाचल प्रदेश में भी सिरमौर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से जिला स्तरीय कार्यक्रम के तौर पर मनाया जाएगा। वहीं लाहौल स्पीति में आयुष विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। इसे सफल बनाने के लिए और जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिले भर में टीमों का गठन भी कर दिया गया है। तो ये कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में जिला लाहौल स्पीति में हमारे सभी पंचायतों में, पहले ऐसा होता था कि हमारे आयुष स्वास्थ्य केंद्र है वहीं योग मनाए जाते थे। इस बार हमें आदेश है कि क्योंकि इस बार का जो थीम है वो है हर घर आंगन योग। हर घर के हर आंगन में हर व्यक्ति को इसका हमने शामिल करना है। इसलिए हर पंचायत में हमारे आयुष अधिकारी, आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र के में कार्यरत आयुर्वेदिक चिकित्सक, आयुर्वेदिक फार्मेसी ऑफिसर हर पंचायत में जाके लोगों को योग करवाएंगे और योग के बारे में जागरूक करेंगे। स्कूलों में जाएंगे, पंचायत घर में जाएंगे, विशेष कुछ स्थान जैसे BRO के हेडक्वार्टर वहां जाएंगे। इसके लिए हमने सभी उपमंडल में, काजा में और यहाँ टीमें बना दी हैं और नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए हैं और सभी से आग्रह है मेरा कि वो इस योग में। और आगे बढ़ेंगे। शिमला में टैक्सी यूनियनों के 2 गुटों में हुई खूनी झड़प का विवाद गहराता जा रहा है। इस विवाद में कई टैक्सी ड्राइवर्स घायल हो चुके हैं। टुडेश्वर टैक्सी ऑपरेटर यूनियन शिमला का कहना है कि उनके कई साथी घायल हैं और 15 गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। इस मामले में पुलिस ने सिर्फ एक FIR दर्ज की है। वहीं पुलिस का कहना है कि सिरमौर टैक्सी यूनियन और स्थानीय टैक्सी यूनियन के बीच मारपीट हुई है, जिसमें जांच की जा रही है। जिला शिमला के अंदर पिछले 3 दिन से टैक्सी विवाद ने एक बहुत ही भयानक रूप धारण कर रहा है और जिला सिरमौर के जो हमारे लोग वहां पर काम करने गए हैं, जो कुछ लोग टैक्सियां चलाते हैं, कुछ लोग होटल का कारोबार करते हैं, कुछ लोग ठेकेदारी करते हैं और जिस प्रकार से वातावरण बन रहा है, जो मीडिया में दिख रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इस प्रकार का व्यवहार जिला सिरमौर के लोगों के साथ वहाँ पर किया जा रहा है। मेरा प्रशासन से, पुलिस विभाग से और सरकार से निवेदन है कि इस विषय में तुरंत जो है वो कार्रवाई करें, क्योंकि पिछले 3 दिन से अभी तक कोई FIR तक नहीं हुई है, जबकि बताया जा रहा है कि कई लोगों के वहाँ पर सिर में चोटें आई है। मेरा यही निवेदन है कि प्रशासन से कि तुरंत इस बात को ख़त्म करें, बैठकर कोई हल निकालें, जो भी टैक्सी विवाद है उसका निपटारा करें और सभी लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं, क्षेत्रवाद और जिलावाद को बढ़ावा देना हम सब लोगों के स्वभाव में नहीं है। शांत प्रिय प्रदेश हिमाचल प्रदेश है। तो मेरा पुनः यही आग्रह है सरकार से और प्रशासन से कि तुरंत इस मामले को जो है हल करें ताकि और विवाद आगे ना बढ़े। शिमला डेवलपमेंट प्लान को सुखू कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई और बड़े फैसले भी लिए गए। भर्ती परीक्षाओं को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। HPSSC की पेंडिंग परीक्षाएं HP
पीएससी कराएगा और कैबिनेट ने कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए भू अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना पर भी मोहर लग गई है, जिसके तहत गरीब छात्रों को 1% ब्याज पर एजुकेशनल लोन मिलेगा। वैसे गरीब छात्र जिन्होंने परीक्षा में 60% अंक हासिल किए होंगे, उन्हें 1% ब्याज पर 20 लाख तक का एजुकेशनल लोन मिल सकता है। कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है कि हमीरपुर के टोणी देवी में डिग्री कॉलेज खुलेगा। कांगड़ा की बीड़ पुलिस चौकी को अपग्रेड कर थाना बनाया जाएगा। बीड़ थाने के लिए 10 पदों पर नियुक्ति होगी और इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदल दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को अब डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग के नाम से जाना जाएगा। तो ये कुछ अहम निर्णय हैं जो बीते कल हुई सुखू कैबिनेट की बैठक ने लिए हैं। कई ऐसे फैसले थे, कई ऐसी घोषणाएं थी जिन पर मोहर भी लगी है। गरीब छात्रों को 1% ब्याज दर से 20 लाख तक का ऋण दिया जाएगा। इसकी घोषणा सीएम सुखू ने पहले ही कर दी थी और इस घोषणा पर मोहर लगी है। इसके अलावा हमीरपुर के टोणी देवी में एक डिग्री कॉलेज खुलने का भी निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कौन कौन से वो बड़े निर्णय हैं जो बीते कल हुई कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदल दिया गया है, पूरे तरीके से इसे डिजिटलाइज कर दिया गया है और डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग इसका नाम रखा गया है। वो मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना जो मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी, उसको अमली जामा पहनाया गया है। और ये जो स्कीम है वो हिमाचल प्रदेश में जो गरीब बच्चे हैं और वो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और उनके पास आय के साधन नहीं है, उनको प्रोत्साहन देने के लिए और उनकी जो प्रोफेशनल डिग्री पूरी हो उसके लिए ये स्कीम लागू की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2023। इसमें आज रूल्स की फॉर्मेशन की गई है, जिसमें जो बच्चा जिसके 60% से ज़्यादा मार्क होंगे वो एलिजिबल होगा और इसमें जो लोन की राशि होगी वो 20 लाख रुपए तक लोन जो है वो मिलेगा। शिमला डेवलपमेंट प्लान है उसको जो है फाइनलाइज किया गया, कैबिनेट ने उसको फाइनलाइज किया है, जिसमें बहुत सारी मॉडलिटीज, उसमें क्या कितने फ्लोर किस एरिया में होंगे। और इसी के साथ नमस्ते हिमाचल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश के साथ साथ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKLH के साथ। नमस्कार। Headlines presented by